मैं हज़रत अली करबला वजह के कॉल से करूँगा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और मौला अली का वो जो कॉल था उसको आप आज के दौर में देख सकते हैं कि जिस शख्स को 2018 में धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में लेकर आया गया, जो शख्स 2018 में जाली मैंडेट के ज़रिए जिन बैसाखियों पर चल के इक़्तिदार में आ गया और वो नाजायज़ इक़्तिदार, गैर आइनी इक़्तिदार, जिस तरीके से उस शख्स ने 2018 में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार लिया और जिनके कंधों पे चढ़ के आया, उन्हीं के ख़िलाफ़ साजिश उसने शख्स ने शुरू कर दी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2018 में पीटीआई को धांधली करके हुकूमत दी गई और उसको जो बाकी जमातों का मैंडेट है उसमें डाका डाल के उसको हुकूमत मिली। और जैसे उसको हुकूमत मिली तो वो 3.5 साल उस शख्स ने कोई एक भी ऐसा काम नहीं किया सिवाय चंद लंगर खानों के जिसको आज उनकी जमात भी कहीं गिनवा सके। आज भी उनकी जमात की तकरीरें, उनकी जमात के आप जलसों में तकरीरें देखें तो एक शौकत खानम हॉस्पिटल की बात करते हैं जो अच्छा काम था, हम सब तारीफ़ करते हैं उसकी, या किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो भी अच्छा काम था। वो सारे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, और वो भी उसके पीछे की जो कहानी है कि उसके पीछे कौन से चंदे थे, कहाँ से चंदे आए, क्या, वो एक अलग कहानी। लेकिन जो 3.5 साल के दौर इक़्तिदार है उसका कोई एक भी ऐसा पायलट प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट वो गिनवाने की पोजीशन में नहीं है पीटीआई। अफसोस की बात यह है कि वो 3.5 साल जिस तरीके से इक़्तिदार गुजरा वो इस पाकिस्तान में एक स्याह दौर के तौर पे जाना जाता है। वो सियासतदानों के लिए भी स्याह दौर में की तरफ से जाना जाता है, सहाफ़ियों के लिए भी स्याह दौर के तौर पे जाना जाता है। और उस 3.5 साल में जो तर्ज हुक्मरानी थी उसकी भी कोई मिसाल नहीं दी जाती। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोगों की मेमोरी कम होती है। आज बानी पीटीआई जो हैं वो ये पोर्ट्रेट किए जाते हैं आज की नस्ल में और आज की नौजवान नस्ल में कि जी ये बहुत बड़ा कोई जो है लीडर है। देखें जी, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है इसलिए उसको कोई हीरो करके पेश किया जाता है कि देखें जी ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो बहुत बड़ा कोई हीरो है। लेकिन अगर आप 3.5 साल की, जब इक़्तिदार में इमरान खान था, आप इसकी तमाम गुफ्तगू उठा के देख लें। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, मैं गुजारिश करता हूँ हमारे नौजवान नस्ल से, हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट से, हमारे सहाफ़ी भाइयों से कि जो 3.5 साल तो उसमें देखिए ये क्या बोलते थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये जनरल बाजवा साहब के लिए क्या क्या फरमाते थे कि जी ये मिसाली ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। जब मुझे याद है फर्स्ट टाइम ब्रीफिंग हुई थी जो कि तमाम प्राइम मिनिस्टर को, उनके कैबिनेट के चंद अरकान को हुई थी, तो उस पर इनके एक साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात थे, वो एक मशहूर टीवी चैनल पे आके कहते जी हमें तो वो ब्रीफिंग दी गई जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी गई, और हमें ये बताया गया और हमें कहा गया कि ऐसी ब्रीफिंग हमने किसी को नहीं दी क्योंकि हमें आप पर बहुत एतमाद है और आप अच्छे लोग हो, आपको हमने कोई ख़ास ब्रीफिंग दी है। तो इस तरीके से बैठकर वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते थे, मिसाली इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की वो हमेशा बातें करते थे क्योंकि उनको पता था उनको बैकिंग थी। एक्चुअल उनके पास कोई भी किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं था। अगर आपको याद हो कि बरतरफी के बाद भी और उससे पहले भी इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं होते थे, मैं तो किसी और इदारे को बोलता था जी मुझे असेंबली में नंबर पास करके दें। जो असेंबली में बिल पास होते थे, जो बजट पास होते थे, किस तरीके से होते थे, आप सब इस्लामाबाद के सहाफ़ी बैठे हैं, आप सबको पता है कि उस वक्त किस तरीके से इनकी हुकूमत चल रही थी। तो इन सारी चीज़ बातें करने का मकसद है कि आज जो शख्स अपने आप को एक ये शो करता है कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह मैंने टारगेट किया हुआ, कोई बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ,
तो वो शख्स जिसने अपना 3.5 साल इक़्तिदार, उस वक्त इनकी वो डेमोक्रेटिक सोच कहाँ गई थी? उस वक्त इनको ये जुनून क्यों नहीं आ रहा था कि जी मैं जिस इक़्तिदार पे बैठा हुआ हूँ, क्या ये जायज़ इक़्तिदार है? क्या मेरे पास नंबर्स हैं? क्या मैं सेनेट की वो सीटें जीत सकता था जो जिस तरह मैं जीती? जिस तरीके से उस वक्त सेनेट के चेयरमैन जो थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुज़फ़्फ़र शाह साहब, उन्होंने 7 वोट जो है वो रद्द कर दिए थे पीपल्स पार्टी के, और बाकी जिस तरीके से, क्या वो चीज़ें जायज़ थी? क्या जिस तरीके से बजट पास होना और एक एक इनका बिल पास होना, क्या उस वक्त इनको इनकलाब और जमहूरियत और अखलाकियात याद क्यों नहीं आई? मतलब वो हमारी सबकी मेमोरी से क्यों हट जाता है? और फिर जब इनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, तो जनरल बाजवा को यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं। उस वक्त ये सारे जितने भी आज इनकलाबी लोग हैं, वो उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे? जो आज इनकलाब की बात करते हैं या आज अखलाकियात की बात करते हैं, वो उस वक्त उनकी अखलाकियात की बातें या इनकलाब की बातें कहाँ चली गई थी? वो हमारी मेमोरी हमने क्यों डिलीट कर दी? इतनी पुरानी मेमोरी नहीं है, कुछ सदियों की बात नहीं है, कोई डिकेड्स की बात नहीं है। हम 3-4 साल पुरानी बात करें, 3-4 साल की वो पुराने सारे क्लिप्स जो हैं आप उठा के देख लें, सारे यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे वो चीज़ें मौजूद हैं कि आपका तर्ज इक़्तिदार क्या था। आखिर तक आपने जो है जिस इदारे की मदद से आप इक़्तिदार में आए, और जब उस इदारे को आपने कहा कि मेरी मदद करें, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम थक गए आपकी मदद कर करके, हम थक गए आपकी नाअहलियत को चला कर। तो कहा कि जी, और उन्होंने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे। उस इदारे ने जब बोला कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो बोला जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आप मेरी मदद करें। तो ये सारी बातें, मतलब क्या हम सब ये भूल गए आज अपने आप को जी कि सब सोशल मीडिया पे भी शुरू हो जाते हैं और टीवी की स्क्रीनों पे भी शुरू हो जाते हैं जी देखिए हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बहुत बड़ा हमने कोई महाज खोला हुआ। वो भाई आपका महाज अगर कोई किसी उसूलों की बुनियाद पे होता तो आपका महाज आज से 3.5 साल 4 साल पहले होता। अगर आप 3.5-4 साल पहले ये बातें करते तो हम मानते कि ठीक है यार, आप हुकूमत में भी बैठे और आपने कोई बहुत बड़ा टकराव किया। अभी तो आपका महाज सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की रिहाई के लिए, इक़्तिदार के उसूल के लिए। आपकी कोई उसूली, कोई लॉजिकल, कोई आइडियोलॉजिकल आपकी जंग है ही नहीं। आपकी जो जंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने खानदान के लिए और अपनी जात के लिए है। आपने कभी भी आम आदमी के लिए बात ही नहीं की। कभी आम आदमी के लिए आप कभी रोडों पे नहीं निकले, कभी आम आदमी के लिए सड़कों पे नहीं निकले। आपके दौर इक़्तिदार में जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की तारीखी वायलेशंस होती थी, जिस तरीके से आपके दौर में साहिवाल का वाकया हुआ जिसमें मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया, आप फातह खानी तक करने नहीं गए, आपने उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के फातह खानी की। जिस तरीके से बलूचिस्तान में सरियाब रोड पे जिस तरीके से बेईमाना जो दहशतगर्दी हुई, वहां के लोग आपको पुकारते रहे कि यार तुम मेरे सरबराह हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा एक बात करते हो कि जी मैं रियासत मदीना की बात करने वाला हूं, कम से कम हमारे जनाजे देखने आओ। आप उनके जनाजों तक नहीं गए। आपकी तो का गुरूर और तकब्बुर की जो इंतहा थी वो आसमान के उरूज पे थी कि ना आप किसी के जनाजे पे जाने के लिए तैयार थे, ना जिन लोगों को बेईमाना कत्ल साहिवाल में जो लोग मासूम बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को जिस तरीके से शहीद किया गया उस पर भी आपने जो है कोशिश की कि केसेस को रफा दफा हो। आपके दौर में जिस तरीके से आपकी चॉइसेस पे सहाफियों को जो है वो चैनल से जो है वो निकाला जाता था, जर्नलिस्ट को, आपके एंकर्स को टीवी चैनल्स पर आपकी ख्वाहिश पे कि जी इसने मेरे खिलाफ सवाल क्यों किया। जिस तरीके से आपने अपने सियासी मुखालफिन को आपके खिलाफ बयान देने पे गिरफ्तार किए। टॉक शोज में जो शख्स पीटीआई के खिलाफ बात करता था, दूसरे दिन सुबह को उनके खिलाफ नैब का नोटिस आता था और नैब उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाती थी। आपके दौर में जिस तरीके से आज आप बात करें अखलाकियात की और सबकी, हमें बिल्कुल रहम है, हमें हम आपके लिए हमदर्द हैं। हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही हो तो ना हो, आपको भी इंसाफ मिले। लेकिन आपने जिस तरीके से चुन चुन के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल भिजवाया और वबांगे दौल भिजाया, आपके लोग आके टीवी चैनल पे आपके वज़रा कहते थे 4 दिन के बाद फलाने की जमानत रिजेक्ट हो जाएगी, 1 हफ्ते के बाद फलाना जेल में चला जाएगा। तो आपने जिस तरीके से इदारों को अपनी पसंद और नापसंद के लिए अपने मकासद के इस्तेमाल किया, जिस तरीके से नैब को आपने अपनी उंगलियों पर नचा के, जिस तरीके से उस वक्त जावेद इकबाल साहब की नैब में आपने जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल मुखालफिन को चुन चुन के उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की, उनके मीडिया ट्रायल्स कराए, उनको गिरफ्तार करवाया, क्या ये सब चीजें सब आदमी भूल जाएं कि आपके दौर में सियासी लोगों को हेरोइन के केसेस में गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या आपके दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या आपके दौर में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को, जो कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल में ईद की रात को एडमिट थी, उनको जिस तरीके से आपने घसीट के मैन हैंडल करके
जिस तरीके से आपने उनको अडियाला जेल भेजा, तो कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि आपकी ईद की रात को आप ये करना पड़ा? क्या वो जेल से भागी जा रही थी? क्या आपकी वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी? फिर ईद की रात को आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? क्या आपने उनको हॉस्पिटल से जेल भिजवाया ईद की रात को, जिस तरीके से मैन हैंडल के किसी की बहन को? अगर आज आपकी बहन के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो दिल से हमें भी दुख होगा कि अगर कोई आपके किसी फैमिली के साथ, किसी के भी खातून के साथ ना हो। पीपुल्स पार्टी तो हमेशा कहते हैं कि सबके साथ जो है वो नरम रवैया और खवातीन के लिए खुसूसी रवैया होना चाहिए, लेकिन आपने जिस तरीके से किसी और एक सियासतदान की, एक प्रेसिडेंट की बहन को जिस तरीके से आपने मिस हैंडल किया, क्या ये जायज थी, चीजें थी? आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जी आप जो है आज कंपैरिजन कर रहे हैं उस दौरों से? आपका दौर एक बदतरीन दौर था, आपका दौर एक बदतरीन, एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर के तौर पे आप थे। आपने अमेरिका में बैठ के कहा कि जी मैं इन सियासतदानों के जेल में से एसी उतार दूंगा, इनके जेल में सहूलत निकाल दूंगा, इनसे बिस्तरे छीन लूंगा, इनको जमीन पे सोना पड़ेगा, इनसे मैं पंखे छीन लूंगा। आपने दूसरे मुल्कों में जाके ये बातें की। उसके बरक्स मैं कहता हूं कि जब हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बैरून मुल्क गए, और बिलावल भुट्टो साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे, जब वहां पे आपके लिए सवाल हुआ, आपके बारे में सवाल किया गया कि यू आर कॉलिंग हिम एज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तब आपने कहा कि जो भी मैं, चेयरमैन साहब ने कहा कि जो भी मेरी बातचीत है मेरे प्राइम मिनिस्टर के लिए वो मैं अपने मुल्क में करूंगा, किसी और मुल्क में बैठ के मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बात गलत नहीं करूंगा। ये होती है मेच्योरिटी। आपकी एज देख लें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एज देख लें, ये होती है मेच्योरिटी कि किस तरीके से बैठ के उन्होंने उस मुल्क में, बैरून मुल्क में बैठ के आपका दिफा किया। उन्होंने कहा कि ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। उस मुल्क में उन्होंने कहा कि ही इज माई प्राइम मिनिस्टर, ये मेरे वजीर आजम इमरान खान। ये होनी चाहिए सियासतदान की सोच कि अगर अपनी लड़ाई है तो अपने मुल्क में होनी चाहिए, अपने इलाकों में होनी चाहिए, बाहर जाके अपने मुल्कों को बदनाम नहीं करना चाहिए। और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप दुनिया के कौन से कोने में नहीं बैठ के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? आप दुनिया की कौन से मुल्क के साथ बैठकर अपने मुल्क को बदनाम करने की साजिश नहीं कर रहे? आप दुनिया के कौन से लॉबियस्ट के साथ बैठकर अपने वतन के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे? आपके लिए, आपके हक में जेरूसलम पोस्ट के आर्टिकल्स आ रहे थे। आपकी गिरफ्तारी के बाद जेरूसलम पोस्ट आपके लिए लिख रही है, वो इसराइल जिसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, जिस तरीके से जिस इसराइल ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की है, मासूम बच्चों की, खवातीन की नस्ल कुशी की है, जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो एक इंटरनेशनल फोरम पे इसराइल का जो नॉमिनी एक खातून थी वो कहती है जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आपकी गिरफ्तारी पे इसराइल कह रहा है कि जी इसराइल को दर्द हो रहा है कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वो इसराइल जिसके लिए पूरी दुनिया जानती है कि उसने जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के तमाम वायलेशन का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसको आपके लिए दुख हो रहा है। आपके लिए फिर अभी आपने इन मसाइल में आपके अहले खाना जो वो भारतीय मीडिया में जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो भारतीय मीडिया जिसको इस मार्का हक के बाद, इस हमारे इस जंग के बाद, इस तारीख फतेह के बाद जिस तरीके से भारत को ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, नॉन स्टॉप चल रहा है उनका वो जहर, वो और किसी चीज में आपके दिफा के लिए भारतीय मीडिया के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके लोग वहां पे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम कभी भी आपको कोई सर्टिफिकेट गद्दारी का नहीं देंगे, हम कभी भी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सियासत में किसी को गद्दार नहीं कहते, ना समझते हैं, लेकिन ये जो गुफ्तगू अंदाज है, ये आपके जो तर्ज हुक्मरान, तर्ज आपकी सियासत है, ये गलत है। खुदारा ऐसी ना करें। हम आपसे भी अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने लबो लहजे को, अपनी सियासत को सोच समझ के करें। नौजवान नस्ल को इतना आप वर्गलाने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को गालम गलोच और इस चीज़ों पे ना लेकर आए, खुदा के वास्ते। क्योंकि अगर आपने इन जिन चीज़ों के आज आप अपने आप को इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही बड़ा कोई आप हीरो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं जनाब। आप उन्हीं का पौधा लगाए हुए थे। आपका दौर इक़्तिदार में आना, जिस तरीके से आपके पहले लाहौर में जलसे कामयाब करवाए गए, आपके धरने कामयाब करवाए गए, आपको जिस तरीके से ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लेकर आया गया, आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं था। जिन लोगों को, हमें तो हम देख रहे थे उस वक्त कराची के इलेक्शंस भी, जिन लोगों को पता भी नहीं था, सिर्फ नॉमिनेशन पेपर भर के जो लोग, जिन्होंने कहा कि जब हम घर बैठ के दूसरे दिन पता चल गया कि कोई MP बन गया, कोई MNA बन गया, तो ये तो हशर आपने पूरे पाकिस्तान में कर रखा था। तो बराए मेहरबानी आप अपने आप को इतना इनकलाबी, इतना जो है वो हीरो बनाने की कोशिश ना करें। आपका पूरा माजी, आपके वो इंटरव्यूज आज तक मौजूद है, तो आप आज भी अपने इंटरव्यू देखें जिसमें आपने कहा है, आपने एडमिट किया, ये नहीं कि मैं कोई इल्जाम तराशी कर रहा हूं। अगर मेरी एक भी ऐसा अल्फाज जो मैं आज गुफ्तगू में कर रहा हूं,
कोई एक भी ऐसा जिसका मैं सबूत किसी भी कानून में पेश ना कर सकूं तो मैं मुजरिम हूं। जो मैं बात आज कर रहा हूं उसके एक एक बात को मैं हर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए तैयार हूं। आपने जिस तरीके से उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आप इक़्तिदार में आए, जिस तरीके से आपने नैब को इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल मुखालफों को चुन चुन के गिरफ्तार करने में, यहीं इस्लामाबाद से हमें याद है कि खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, मरहूम आगा सिराज दुरानी साहब एक ऑफिशियल मीटिंग में उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से आपने पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप को और PMLN जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके सियासी मुखालफिन थे उनको जिस तरीके से आपने नैब को इस्तेमाल करके गिरफ्तार किया, क्या वो आपकी डेमोक्रेसी थी? क्या आपकी वो जमहूरी सोच थी? और फिर आपके दौर में सोने पे सुहागा जिस तरह आपने अदलिया को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से आपने उन चीफ जस्टिस साहिबान को इस्तेमाल किया जो आपके पोलिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, क्या साकिब निसार, आपकी कामयाबी में साकिब निसार का रोल हम भूल जाएं? क्या हम भूल जाएं कि साकिब निसार ने किस तरीके से आपको नाजायज ऑर्डर्स दिए? आप जैसे शख्स को सादिक और अमीन का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, वो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे याद है कि वो पिटिशंस क्या थी जिसमें आपने मतलब आपकी पूरी सियासत जो है वो अनफॉर्चुनेटली कॉल और फेल का तजाद रही है। मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने खुद कहा कि जो एमनेस्टी लेते हैं वो चोर और डाकू लेते हैं, आपके बयान है। मैं एक एक जुमला जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, आई विश कि मुझे कोई कोर्ट में ले जाके यार मुझे कोई डिफेमेशन का केस कर ले। एक एक अल्फाज को मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियो एविडेंस में मैं इसको प्रूव करने के तैयार हूँ। आपने कहा कि जी एमनेस्टी कौन करता है? वो चोर और डाकू करता है, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। और फिर क्या किया? पता चला कि आपने खुद भी एमनेस्टी की हुई थी, आपके घर वालों ने भी एमनेस्टी की हुई थी। ये कॉल और फेल में तजाद थे ना। आप पूरी कौम को एक इमेज देने की कोशिश की कि आप एक अच्छे ईमानदार शख्स हैं, बाकी सारे चोर डाकू हैं। ये आपने कहा, हमने नहीं कहा। और फिर आपने खुद कहा कि जी ये एमनेस्टी चोर डाकू करते हैं और फिर आप खुद भी कर रहे हैं। तो ये कॉल और फेल का आपकी हर कॉल फेल में तजाद था। हम सबको आज लोग सोचते हैं कि यार बेचारे अब 2.5 साल से जेल में। वो भाई आप 2.5 साल से जेल में, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ बाकी लोगों ने दी है। जिस तरीके से आप 2.5 साल के जेल का बदला पाकिस्तान के इदारों से ले रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आपने कोई कुर्बानी नहीं दी जितनी बड़ी कुर्बानियां बड़े बड़े लीडरान ने दी हैं। और ना ही आपने कोई कारनामा ऐसा किया जिसके लिए मैं आपको कहूं कि जी आपका हम सुनहरी अल्फाज में आपका दौर लिखेंगे। आप अपने 3.5 साल की कारकर्दगी आगे बता दें, मैं पीपल्स पार्टी के अदवार की कारकर्दगी आपको बताने के लिए तैयार हूं। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामे मुझे किसी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एटमी ताकत बनाने से और आईने पाकिस्तान देने तक हर बड़ा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का अदालती कत्ल किया गया, जिसके 25 साल के बाद जाके फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने माना कि जी वो अदालती कत्ल हुआ था। हमने तो कभी इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिस तरह शहादत हुई, क्या मुल्क में हालात थे? ये पिंडी दूर नहीं है आपसे जहाँ, और ये दिसंबर का ही महीना था जहाँ उनकी शहादत हुई। और पूरे मुल्क में जो आग लगी हुई थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खपे ताकि ये आग को मैं बुझा सकूं, ताकि इस मुल्क में के माहौल को मैं बेहतर कर सकूं, ताकि लोग जो है वो बगावत की बात ना करें। आपको तो अभी तो कोई उंगली में खराश भी नहीं आई है। वही प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब 12 साल तक जेल में रहे बगैर किसी कन्विक्शन के। 12 साल तक बदतरीन सियासी विक्टिमाइजिंग को किया गया। कभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। आपको सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी से हटाया गया तो आपने कहा कि जी एटमी बम गिरा दिए जाएं और फलां किया जाए और फलां किया जाए। आपने कौन सी ऐसी राह छोड़ी है इस मुल्क में, किसको आपने बख्शा है? तो आप अगर समझते हैं कि जी वो सारी चीज़ों को हम भूल जाएं और आपको कोई इनकलाबी लीडर माने, तो माजरत के साथ इनकलाबी लीडर आप इस तरह नहीं बनते। हम आज भी चाहते हैं कि चीज़ें बातचीत के जरिए हल हों, लेकिन अफसोस आप सियासतदानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। 2024 के इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग हुई, उसमें पहला एलामिया यह था कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम PTI से, PMLN से, दोनों से बातचीत करेंगे। हमें हुकूमत में आने का शौक नहीं है। अगर PTI हमारे वोटों से हुकूमत बनाती है, मोस्ट वेलकम। अगर PMLN बनाती है तो मोस्ट वेलकम। जैसे ही पैगाम आया तो इमरान खान साहब ने जेल से मना किया कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आपने कहा कि आप PMLN के साथ भी बातचीत करने के तैयार नहीं है। फिर आपने कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है, और फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट को आपको गालियाँ भी देनी है, बातचीत भी करनी है। तो ये जो आपके दिमाग में अब कौन सा वो जादू टोना चल रहा है जो आपको ये चीज़ें बता रहा है,
लेकिन इस तरीके से मसाइल हल नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि मसाइल हल हों, हम चाहते हैं कि सियासतदान बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल को हल करें, अपनी गलतियों को, जहाँ पे आपकी गलतियाँ वो तस्लीम करें। 9 मई के वाक़ये को हम भूल नहीं सकते। 9 मई को जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी, हम भूल नहीं सकते। जिस तरीके से आपने किसी को नहीं बख्शा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर तक नहीं बख्शा आपने अब्दुल सत्तार ईदी की जो है एम्बुलेंस तक को आपने आग लगा दिया, हम नहीं भूले। आपने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की इमलाक को, फौजी इमलाक को, प्राइवेट इमलाक को, कराची में आपने बसों को आग लगा दी, आपने हर चीज़ को जो है वो तबाही बर्बादी के नहज पे लेके आए, हम नहीं भूले। लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज़ के रास्ते निकलते हैं, रास्ते डायलॉग के जरिए निकलते हैं। आप अपनी गलतियों को माने, अपनी उन गलतियों को तस्लीम करें। आप मेहरबानी करके नौजवान नस्ल को ये ना बताएं कि आप बहुत बड़े कोई सुपरमैन हैं और आपने बहुत बड़ा कोई कमाल कर दिया। आप सुपरमैन नहीं है, आपने ऐसा कोई कमाल नहीं किया। ना आपका 3.5 साल का इक़्तिदार कोई ऐसा कमाल दिखा सकता कि आपके अल्फाज सुनहरी, आपके जो है वो नाम किसी सुनहरी अल्फाज में लिखा जाए। कोई एक भी काम नहीं है। 4 लंगर खाने खोलने से आप जो है वो सरकारी खर्च पे आपका नाम सुनहरे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। आपने कोई मुल्क के आवाम के लिए, मुल्क की कौम के लिए कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, ना पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। हाँ, पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दी। उसके अलावा बेशतर काम है, मैं 5000 काम अभी दिखा सकता हूँ, आज भी अगर हर सेक्टर पर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन यह कि हमने काम किए और आपको थोपा गया, अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ आपको थोपा गया, और आपको जो थोपने की प्लानिंग थी वो कहीं और से हो रही थी। फॉरेन फंडिंग केस में भी आपके लिए लिखा हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूर नहीं है, ये तो हुकूमत की नाअहली है। मैं बोल रहा हूँ ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि 2 केसों में इन्होंने बख्श दिया पीटीआई को। एक केस फॉरेन फंडिंग केस का, फॉरेन फंडिंग केस के डिसीजन को उठाएं जिसमें भारत और इसराइल की फंडिंग इनमें शामिल है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये आपके और हमारे इस्लामाबाद के एक मशहूर शहीद सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ साहब का आप शो उठा के देख ले, अभी क्लिप यूट्यूब में, जो वो बात करें फॉरेन फंडिंग केस की। उसमें वो इंदर दोसान और उनके नाम ले रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जो है वो फंडिंग पीटीआई को की इलेक्शन लड़ने के लिए, भारत और इसराइल ने आपको फंडिंग की, ये मैं नहीं कह रहा। दूसरा, जब आपने गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी थी, गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी थी नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे, वो भी इलीगल और गैर आइनी काम था जिसपे भी हुकूमत ने शायद आंखें बंद कर ली। वरना वो 2 केस ही आपके लिए ऐसे थे कि वो 2 केस के अलावा आपको कोई और केस बनाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई हैं और आप थोपे गए, और आप जो थोपे गए वो आज से नहीं थोपे गए। वो भी डॉक्टर इसरार अहमद को अगर कोई सुन ले, मेरे इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्त उसकी वीडियो देख लें डॉक्टर इसरार अहमद की। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने क्या कहा था आपके बारे में, और उन्होंने पेशेंट को ही की थी। और आज से 35 साल पुरानी वीडियो है, ये भी नहीं कि आज मैंने बनाई या आपने बनाई। 35 साल पुरानी वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि जी एक शख्स को उसने नाम लिया कि जिसको एक इसराइल जो है उसको वो उसके लिए लॉबिंग कर रहा है, उसको इस तरह के इम्पोज किया जा रहा है कि कल को उनका प्रोग्राम है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है। मुझे पता है आज से 35 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद को किसने बताया? आपके लिए हकीम मोहम्मद सईद मरूम की किताब उठा के पढ़ लें, कितने साल पुराने उनके हकीम सईद की शहादत को भी मैं कहता 25-30 साल हो गए होंगे। उन्होंने पहले आपके लिए क्या लिखा था? और हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरो अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उनका जो एक एक्सप्रेस टीवी पे एक इंटरव्यू मिला, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरे पास इमरान खान आया और जनरल हमीद गुल आया और इन दोनों ने कहा कि बीबी शहीद की हुकूमत को जो ख़त्म करना है। मैंने कहा मुझसे ये नहीं होगा। तो आप तो माशाल्लाह, जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े जुनूनी हैं, आप बहुत बड़े जो हैं वो आज आप अपना शुमार एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी लीडर में करते हैं। आप तो उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब के साथ जाके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की हुकूमत गिराने के लिए सत्तार ईदी साहब के पास गए थे। तो आपका पूरा जो ये बैगेज है, इसको आप हिस्ट्री में कैसे साफ करेंगे? जो आज आप कह रहे हैं कि जी मैं बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी हूं और मैं बहुत बड़ा कोई बहादुर आदमी हूं, तो आप ये बैगेज कैसे साफ करेंगे? क्या इन सारी चीज़ों पे आपने माफ़ी मांगी कौन से? क्या आपने एडमिट किया? और आपके एडमिट आपके इंटरव्यू तो मौजूद हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी साजिश, ना आप अपने सियासतदानों के खिलाफ साजिश करें, ना अपने इदारों के खिलाफ साजिश करें। हाँ, आप रास्ता निकालें, रास्ता निकालना आपका हक है, बातचीत करना आपका हक है। गलतियां हर इंसान से होती है। अगर आप समझते हैं आपसे गलतियां हुई हैं तो उसकी गलतियों की जो है वो आप उसकी रिजॉल्व के लिए आप बातचीत जिससे करनी है आप करें, अपने मसाइल को हल करें। लेकिन नौजवान नस्ल को और ये सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान शुरू हो जाते हैं, इससे आप बराए मेहरबानी अवॉइड करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी सियासत करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम लोग जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम करें, लेकिन उसके लिए आप जो है एक दूसरे पर एतमाद करें और इस तरह की राह ना उठाएं जिस पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएं।
हम नहीं चाहते आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आए। हम चाहते हैं कि ठीक है, आप अपनी अदालतों के जरिए अपना इंसाफ तलाश करें। बाकी सारी पार्टियां जिनके लीडर जेल में गए वो अदालतों के जरिए बाहर आए। आप भी अदालतों पर एतमाद करें। आप अगर चाहते हैं कि जी आपको आगे राह मिले तो उसके लिए आप पॉजिटिव सोच के साथ सामने आए। लेकिन ये नेगेटिविटी और भारतीय मीडिया की हेल्प, ये भारतीय मीडिया आपकी रिहाई में मैं गारंटीड कह सकता हूं, या जितने मेरे सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं वो सब गारंटी कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया किसी सूरत में आपकी मदद नहीं कर सकता इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। अगर आपको मदद चाहिए तो अपनी बातचीत के जरिए अपने दरवाजे खोलें और पॉजिटिव सोच के साथ करें। ये नेगेटिविटी किसी के काम में नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई को बैन करने की बातें हो रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करे? सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके पीटीआई को हुकूमत दी गई। बानी पीटीआई को साजिश के जरिए इक्तदार में लाया गया। पीटीआई ने बद तहजीबी के कल्चर को सियासत में मुतारिफ करवाया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने कारकुनों को इदारों के खिलाफ उकसाया। शर्जील इनाम मेमन ने बात करते हुए कहा कि इस शख्स ने माओ, बहनों और बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया।